जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज ही के कंडक्टेड पेपर बीपीएससी की। और जो क्वेश्चंस हैं रेलेवेंट वाले वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे अगर आप सीडीएस के लिए, सिविल सर्विसेज, एनडीए या किसी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। और एक बात और, जो बीपीएससी के या यूपी पीसीएस वगैरह के क्वेश्चन पेपर हैं ये स्टेट पीसीएस में आपस में खुद में रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चाहे आप ओडिशा पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए या यूपी पीसीएस के लिए, आपको डबल अटेंशन के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पहले, देन वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ना है एक्सप्लेनेशन के साथ। ये समग्र बैच की डिटेल्स हैं और ये इंक्वायरी के लिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि कौन से कमीशन ने एक्सेंचुएट करा डिसकंटेंट को सभी पॉलिटिकल ग्रुप और पार्टीज में, क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कमीशन में कोई भारत का मेंबर नहीं था। इस वजह से जो पॉलिटिकल ग्रुप हैं, पार्टीज हैं, इस बात को लेके बहुत डिसकंटेंट हुए, यानी नाराज हो गए। एक्सेंचुएट मतलब बढ़ाया गया और गुस्से को बढ़ाया गया, डिसकंटेंट को, असंतोष को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया क्योंकि इंडियन मेंबर्स नहीं थे। तो बेहद आसान सवाल है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, साइमन कमीशन। देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइमन कमीशन से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एनडीए का क्वेश्चन है। कथन में ये कह रहे हैं असर्शन में कि कंट्री वाइड एजिटेशन था अगेंस्ट द साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। कारण ये कह रहे हैं जो मेंबर्स थे साइमन कमीशन के, उन्होंने डिसकंटिन्यू यानी अपने काम को रोक दिया जब कंट्री वाइज यानी देश के लेवल पे जब विरोध देखने को मिला। तो इस वजह से क्या आपको लगता है कि ये ब्रिटिशर्स इतने सीधे थे कि वो थोड़े से या बड़े लेवल पे भी इनफैक्ट एजिटेशन से इन बातों को या जो अपनी गतिविधियां, जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं उसे रोकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो रीज़न है वो गलत है। असर्शन बिल्कुल सही है, कंट्री वाइड एजिटेशन था अगेंस्ट द साइमन कमीशन, और इसके पीछे रीज़न था कि सारे के सारे मेंबर वाइट थे। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सिविल सर्विसेज में पूछा गया था कि भारत के लोगों ने एजिटेट करा अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन के आगमन का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि पहला ऑप्शन है कि भारतीय कभी नहीं चाहते थे कि जो 1919 के एक्ट है उनकी रिव्यू हो। दूसरा ये कि साइमन कमीशन ने डायरकी के रिकमेंडेशन की बात करी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तीसरा ये कि कोई इंडियन मेंबर नहीं था, तो आप जानते हो इसका आंसर है कि कोई इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए विरोध प्रदर्शन किया गया। 7 मेंबर थे, सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे, इंडियन मेंबर नहीं थे। देन ये देख लीजिए, ये सीआईएसएफ के पेपर में पूछा गया है। जो क्वेश्चन हम कवर करते हैं पीवाईक्यूज में बहुत ही डाइवर्स है। बैच में भी हम इसी तरीके से एक टॉपिक उठाते हैं और उसके सारे पीवाईक्यूज कवर करते हैं। तो इसमें पहला कह रहे हैं साइमन कमीशन ने एक भी सिंगल मेंबर को इंक्लूड नहीं करा इंडिया से, हालांकि इनका पर्पस था कि हमारे देश के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को ये प्रिपेयर करेंगे। मतलब कितनी बड़ी बात है, जिस देश के संविधान को प्रिपेयर करना आप चाह रहे हो उसी देश के लोगों को इंक्लूड नहीं करा है। दूसरा ये कि जो मेंबर थे कमीशन के, उन्होंने अपने काम को रोक दिया जब एजिटेशन देखा इन्होंने। तो ये तो अभी हमने देखा ये गलत है और पहला बिल्कुल सही है। सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होना चाहिए। कुछ बातें मैं आपको बता दूं साइमन कमीशन के बारे में। देखिए, साइमन कमीशन का जो ऑफिशियल नेम है, साइमन कमीशन का ऑफिशियल नेम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है। कई बार इस नाम से रेफर कर दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये कब अपॉइंट किया गया था? तो देखिए, इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो नवंबर 1927 में ही हो गई थी और ये भारत आता है 1928 में। और बैकग्राउंड क्या है? देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 आया था तो उसी टाइम पे, यानी मॉन्टेग्यू केस फॉर रिफॉर्म के टाइम पे ये कहा गया था कि हर 10 साल में हम इस चीज़ का रिव्यू करेंगे, कमीशन सेटअप करेंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे पहले ही सेटअप कर दिया, 2 साल पहले ही 27 में ही सेटअप कर दिया। और कंट्रोवर्सी तो यही थी कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, 7 मेंबर जो है वो ब्रिटिशर्स थे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला। भारतीयों का रिस्पांस क्या था? देखिए, इंडिया का रिस्पांस बहुत सीधा, बहुत क्लियर था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इवन हिंदू महासभा ने भी, लिबरल्स ने भी, सब ने मिल करके इसका विरोध करा। रीज़न अलग हो सकते हैं बट अपोज किया गया भारत के द्वारा। और इसी टाइम पे बहुत फेमस स्लोगन चला, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। और लाला लाजपत राय जी ने डेमोन्स्ट्रेट करा था लाहौर में, और ही वॉज ब्रूटली लाठी चार्ज। और उन्होंने कहा भी था कि मेरे शरीर पे लाठी का एक एक प्रहार है वो ब्रिटिश शासन के लिए ताबूत की कील साबित होगा, है ना, यानी कॉफिन में नेल के जैसा होगा। दैट मीन्स वो ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश एम्पायर को ख़त्म कर देगा।
और इसी के बाद आप देखो तो रिकमेंडेशन भी अगर हम समझने की कोशिश करें कि किस वजह से ये लाया गया, क्या क्या ये सलाह देना चाहते थे, तो इसमें पहली बात तो यही थी कि इन्होंने कहा डायरकी को ख़त्म कर देंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सिविल सर्विस में, ध्यान रखिएगा। डायरकी को अबॉलिश करने की बात है प्रोविंसेस में, डायरकी को प्रोविंसेस में अबॉलिश करने की बात थी। और इसके साथ ही जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है जिसमें प्राइंसली स्टेट इंक्लूडेड हैं, ये भी इनकी रिकमेंडेशन के अंदर था। कम्युनल इलेक्टोरेट वगैरह कंटिन्यू रहेंगे, ये चीज़ें थी। प्रोविंसेस को हालांकि थोड़ी पावर एक्स्ट्रा देने की बात थी, लेकिन सेंटर जो है अगेन ब्रिटिश कंट्रोल में ही होना था। तो इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। और यही क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली, आप आराम से टैकल कर लोगे। जैसे ये पूछा गया था 2010 में, इन्होंने पूछा साइमन कमीशन के संदर्भ में कुछ रिकमेंडेशन है और कौन सा जो है वो करेक्ट है। पहला कह रहे हैं इन्होंने रिकमेंड करा रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। दूसरा ये कि इन्होंने इंटर प्रोविंशियल काउंसिल की बात करी, तो कुछ पढ़ने की नीड नहीं आई गेस, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। इन्होंने रिकमेंड करा कि डायरकी को रिप्लेस कर दिया जाए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के साथ, मतलब प्रोविंसेस की पावर को बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन ओवरऑल जो सेंटर का कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ही रखा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बेहद आसान है। इसमें कह रहे हैं कि आपसे या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे या तो इस प्रयास में ही मर जाएंगे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और विनायक दामोदर सावरकर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ये कहा गया था कि या तो हम भारत देश को आज़ाद करवाएंगे या फिर इसी प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अगला देखिए, किस एक्ट में दो डोमिनियन की बात की गई कि दो डोमिनियन का पार्टिसिपेशन होगा इंडिया और पाकिस्तान का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में और नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, देखो ये सारे PYQs ही हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली वो सारे PYQs हैं और बहुत आसानी से अगर आप हमारे किसी बैच में या अगर आप हमारे यूट्यूब के भी व्यूवर हैं, रेगुलर व्यूवर हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में, ये CDS में पूछा गया था। पहला कह रहे हैं जो बिल है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का, ये इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में 4 जुलाई को और इसे रॉयल असेंट मिलती है 1947 में जाकर 18 जुलाई को, यानी 14 दिन के बाद। दूसरा ये कह रहे हैं जो 1947 का एक्ट है इसमें बेसिक फ्रेमवर्क देखने को मिला ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा ये कि इस एक्ट ने प्रोवाइड किया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, यानी 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टैब्लिश किए गए जिनका नाम है इंडिया और पाकिस्तान। चौथा ये कि इस एक्ट ने एम्पावर करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हर एक डोमिनियन में कि आपके पास अनलिमिटेड पावर है, यानी दोनों डोमिनियन को ये कहा गया कि आप अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, कंप्लीट पावर है आपके पास टू प्रिपेयर योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखिए यही सेम सवाल स्टेट पीसीएस ने पूछा अलग तरीके से, CDS में यानी UPSC के पेपर में अलग तरीके से पूछा गया। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया और फैक्चुअल से हटा करके इसे एक कंसेप्चुअल कैटेगरी में डाल दिया गया। तो एक एक बात मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में, ताकि अगर दोबारा क्वेश्चन बने तो आप बहुत ईजिली टैकल कर लें। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की हम बात कर रहे हैं। तो माउंट बैटन प्लान जो कि 1947 में ही आता है, उसके बेस्ड पे ये देखने को मिला, माउंट बैटन प्लान के बेस्ड पे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे पास करा। ये इंट्रोड्यूस होता है 4 जुलाई 1947 में, 4 जुलाई 1947 में, और इसे रॉयल एसेंट मिल जाता है 18 जुलाई को, ये बात तो आप जानते हो, और ये फोर्स में आता है 15 अगस्त को। अब समझने वाली बात यह है कि की प्रोविज़न क्या था। तो ये देखो 1947 का एक्ट है, तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा है, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। गवर्नर जनरल उस टाइम पे प्रत्येक डोमिनियन के एक गवर्नर जनरल होंगे जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फ्रेम हो जाता है। तो ये भी प्रोविज़न देखने को मिला कि दोनों ही डोमिनियन के एक गवर्नर जनरल होंगे, ठीक है, गवर्नर जनरल। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दोनों ही डोमिनियन की, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की ही, वो अपने मर्जी से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें बना सकती है, सोवरेन होगी। सोवरेन का मतलब सार्वभौम होगी, किसी दूसरे देश का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सोवरेन होने के कारण ये अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर सकती है बाय देयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
और इसके अलावा ये कोई भी लॉ बना सकती है, ये बात भी देखने को मिली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। और एब्सोल्यूट पावर दे दिया गया दोनों डोमिनियन को कि आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे कानून बना सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो सुजरैनिटी है, यानी जो ब्रिटिश राज है, वो ख़त्म हो जाता है। जो पैरामाउंसी है क्राउन की, यानी जो क्वीन का रूल है ओवर इंडियन स्टेट, ये चीज़ें भी खत्म हो जाती हैं और प्राइंसली स्टेट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। प्राइंसली स्टेट को ऑप्शन दे दिया जाता है कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो या पाकिस्तान को, या फिर अगर आप चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ये चीज़ भी देखने को मिली थी। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इन्होंने क्या कहा, द बिल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, ये डेट सही है। और 1947 के एक्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ्रेमवर्क की बात की गई, ये बात असल में गलत है। ऐसी कोई बात नहीं देखने को मिली। हमने ये देखा कि उन्हें ये पावर दे दी गई, अपनी मर्जी से आप जैसे चाहें वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं। तो गलत पूछा है तो आंसर इसका बी ही होगा। बाकी चेक कर सकते हैं, दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन की बात की गई, हमने अभी देख लिया ये इंडिया और पाकिस्तान। और जो चौथा कह रहे हैं, इसी एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर कर दिया कि आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। सो इट इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। द इनकरेक्ट वन इज ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन पूछा गया था CAPF में और इसे भी आप पहले अटेम्प्ट करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। लेट मी जूम इन। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। अगेन नोट पे फोकस करना है, तो क्योंकि नोट के कारण मिस्टेक हो सकता है। तो पहला कह रहे हैं जो डोमिनियन है इंडिया का, उन्हें रेजिडुअरी टेरिटरी मिल गई और इसमें सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इनको हटा दिया गया। दूसरा कह रहे हैं इसी एक्ट में बात की गई टू ले डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेटिव विल बी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तीसरा ये कि इसी एक्ट ने दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन को की बात करी सेटअप करने की। और चौथा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन वाज टू हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को वो फ्रेम कर सकते हैं। ये पावर भी इनके साथ जोड़ दी गई। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, सोचिए आप। देखिए अभी हमने पढ़ा कि इनके पास ये पावर है कि वो किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कर सकती है, फ्रेम कर सकती है। इसी एक्ट में दो इंडियन इंडिपेंडेंट डोमिनियन की बात की गई, दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान की। और इसी एक्ट में क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग होगा, तो ये बात गलत हो जाती है ना। इनके पास कंप्लीट पावर है कि आप किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं। तो इस वजह से ए भी सही है। इसमें डोमिनियन में वही बात थी कि रेजिडुअरी टेरिटरी आपको मिल जाएगी और सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये नहीं मिलेगा। बाकी जो रेजिडुअरी टेरिटरी हैं वो इंडिया के पास होंगी। ये चीज़ देखने को मिली थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। ठीक है, क्लैरिटी मिल रही है आपको। तो इस तरह से यूपीएससी इनमें क्वेश्चंस फ्रेम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो एंशिएंट इंडिया के प्लेसेस हैं और आपको बताना है प्रेजेंटली किस स्टेट में। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, सिविल सर्विसेज में भी इस तरह के सवाल देखने को मिले हैं। वैसे ये तो बहुत आसान है। गिरनार तो गुजरात में है, नाम से ही समझ आ रहा है। देन प्रतिष्ठान जिसे पैठान कहते हैं, ये महाराष्ट्र में है। बेसिक हिस्ट्री की भी नॉलेज है अगर आपको, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। प्रज्ञा ज्योतिषपुर असम में है। कामरूप, प्रज्ञा ज्योतिषपुर, ये सारे पुराने नाम हैं असम के। देन कर्ण सुवर्ण, ये वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह से 3 देन 4 है, फिर उसके बाद 2 और 1, 3 4 2 1 पहले ही ऑप्शन में। सो आंसर इज ऑप्शन ए। तो कर्ण सुवर्ण की बात करें, कर्ण सुवर्ण ये वेस्ट बंगाल में है और ये शशांक की एंशिएंट कैपिटल थी। शशांक वही रूलर हैं जिन्होंने महाबोधि वृक्ष को कटवा दिया था, है ना। और ये बंगाल के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं उस टाइम के हिसाब से। और इस टाइम पे एक फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी फ्लरिश करती हैं और ये ह्वेनसांग के रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है। दूसरा है यहाँ पे प्रज्ञा ज्योतिष। तो देखिए जो प्रज्ञा ज्योतिष है, प्रज्ञा ज्योतिष या प्रज्ञा ज्योतिषपुर भी कहते हैं, ये असम में है और असम वाले रीजन का एंशिएंट नेम है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए एंशिएंट नेम ऑफ असम। और ये मॉडर्न गुवाहाटी के आसपास वाले रीजन से आप एसोसिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप महाभारत में भी इनका मेंशन देखोगे कि ये एज अ किंगडम है और बाद में ये कामरूप रीजन का पार्ट बन जाता है। देन गिरनार की बात करें तो गिरनार गुजरात में है
और ये हिल रेंज है नियर जूनागढ़ गुजरात, और अशोकन रॉक एडिक्ट के लिए फेमस है। ठीक है, बाद में इनफैक्ट रुद्रदामन के भी इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, और जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है ना रुद्रदामन का, ये बहुत फेमस है क्योंकि इसमें सुदर्शन लेक जो है उसके रिपेयरमेंट की भी बात की गई है। आपने जरूर पढ़ा होगा एनसीईआरटी में सुदर्शन लेक के रिपेयरमेंट को लेके। देन इसके बाद पैठान है जिसे प्रतिष्ठान कहते हैं। देखिए यूपीएससी भी जब इन टर्म्स को यूज करती है ना तो वो उनके ओल्ड नेम को यूज करती है, वो पैठान लिख करके नहीं देंगे, प्रतिष्ठान लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसा पूछा गया है पहले भी। ये महाराष्ट्र वाले रीजन में है, और गोदावरी रिवर के एंसेंट सिटी, मतलब गोदावरी रिवर के बैंक्स में ये एक पुराना शहर था, और सातवाहन की कैपिटल थी प्रतिष्ठान या पैठान, ये पूछ लेते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। सातवाहन कैपिटल थी प्रतिष्ठान, और प्रेजेंटली औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और मिडिवल पीरियड में ये फेमस था खास तौर से। ये क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज 2020 में। इसमें आपको फेमस प्लेसेस दिए गए थे और प्रेजेंट स्टेट के साथ जोड़ना है। पहला कह रहा है भिलसा मध्य प्रदेश, तो क्या ये सही है? देखिए विल्सा यानी विदिशा, विदिशा का ही पुराना नाम है भिलसा, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही मैच है। शुंग डायनेस्टी के मेन सेंटर के रूप में ये था। देन इसके बाद कह रहे हैं द्वार समुद्र, तो द्वार समुद्र कर्नाटक में था, होयसाल की कैपिटल थी। अगर आपने होयसाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है तो द्वार समुद्र में जरूर पढ़ा होगा। देन गिरनगर, ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो अभी हमने डिस्कस किया गुजरात में। स्थानेश्वर यानी थानेश्वर, और थानेश्वर जो है वो हरियाणा में। किसकी कैपिटल थी ये खास तौर से हर्षवर्धन के टाइम पे हम देखते हैं, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश नहीं हरियाणा। तो इस हिसाब से 2 सही हो रहे हैं, यानी 1 और 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 1 और 3। बाकी दोनों 2 और 4 गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, इवेंट दिए गए हैं और आपको मैच करना है किस इंसान के साथ वो जुड़ा हुआ है। चोलागंगम लेक, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामत्र, असेंबली एट प्रयाग और सुदर्शन लेक। आसान है, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये तो चोलगंगम लेक से आप एसोसिएट कर लोगे कि चोल डायनेस्टी के राजा होंगे, जो कि यहाँ पे हमें राजेंद्र दिख रहे हैं, राजेंद्र फर्स्ट, तो ये 3 के साथ जाएगा तो 2 हट गए। देन इसके बाद दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामत्ता। धर्म महामत्र यानी धम्म महामत्ता कहते हैं, और ये खास तौर से अशोक के टाइम पे देखने को मिलते हैं, तो बी जाएगा 4 के साथ, तो ये दोनों ऑप्शंस में है। देन प्रयाग में असेंबली किन्होंने कन्वीन करी थी? हर्षवर्धन ने। और सुदर्शन लेक जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ है। तो 2 और 1 यहाँ है, सो आंसर इज ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली 2024 में ही, अशोक से संबंधित ये सवाल है, और इसमें ना आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहे हैं जो धम्म की डेफिनेशन है ये अशोक ने दी, और ये लिया गया है राहुलोवध सूत्र से। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट था। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि 14th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन अशोक अपॉइंटेड अ न्यू टाइप ऑफ स्टाफ कॉल्ड धम्म महामत्र, यानी जो 14 साल का इनका कोरोनेशन हो गया, इसके बाद अशोक ने नए तरह के स्टाफ को अपॉइंट करा जो कि धम्म महामत्र है। तो यहाँ से आप इसका आंसर समझ गए होंगे। अभी ना मैं ये सारा कुछ डिस्कस कर लेता अशोक के टाइम का कि कौन कौन से ऑफिसर्स थे, बट वो हमने कई बार डिस्कस किया है, और इंस्क्रिप्शन से खास तौर से हर साल किसी ना किसी पेपर में, इनफैक्ट सारे ही पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इंस्क्रिप्शन वाली वीडियो मैं फिर से पिन कर दूंगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, हमने 4-5 बार से ज़्यादा उस पर डिस्कस करा है डिटेल में। तो इस हिसाब से ना ये जो पहला कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, मैं बताता हूँ अभी कैसे, बट दूसरा सही है। 14th ईयर ऑफ कोरोनेशन में ही अशोक ने नए तरह के मंत्रियों को अपॉइंट करा, न्यू टाइप ऑफ स्टाफ को, और इनका नाम था धम्म महामत्ता। तो पहला इसलिए गलत हो जाता है बिकॉज अशोक का जो धम्म का कॉन्सेप्ट था वो बुद्धिस्ट टीचिंग से इन्फ्लुएंस है, तो ये राहुल वध सूत्र से डायरेक्टली नहीं है। अशोक का धम्म जो है वो एक तरह से हार्मनी, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस की बात करता है, और ये डायरेक्ट स्पेसिफिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट से ही अडॉप्शन है, ना कि किसी अलग तरह से राहुलोवध सूत्र से। और जो दूसरा कह रहे हैं ना 14th ईयर ऑफ कोरोनेशन, ये भी सही है, और ये मैंने आपको बता ही दिया। धम्म महामत्ता थे यानी जो धर्म के ऑफिसर थे, इनका काम था धर्म की पॉलिसी को प्रमोट करना, और ये खास तौर से मोरल वैल्यूज़ वगैरह प्रोपगेट करने का काम करते थे। तो इस हिसाब से ओनली 2 होगा। ये टफ क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 2001 में पूछा गया था कि हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली को बुलाया, ये बात सच है, लेकिन ये केवल महायान को प्रमोट करना चाहते थे, ये बात हो जाती है गलत। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज ये बाकी रिलीजन को भी प्रमोट कर रहे थे, और खास तौर से महायान की बात यहाँ पे नहीं थी, ओवरऑल बुद्धिज्म की बात थी। देन ये क्वेश्चन देखिए, तो हमने लास्ट वीक ही MDI की एनालिसिस करी थी, BPSC के पेपर की ही, उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, क्रोनोलॉजी आपको बतानी थी। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ गए हैं, और बाकी तो सारे ही ऑलमोस्ट PYQs वगैरह से सॉल्व हो ही रहे हैं।
कुषाण, सुंग, गुप्त और कर्ण डायनेस्टी के बारे में था। मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था, है ना। सुंग आते हैं, कर्ण आते हैं, कुषाण आते हैं, सातवाहन, गुप्त, इस तरह से ये क्रोनोलॉजी देखने को मिलती है। मैंने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करा था नन डायनेस्टी से, और सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। तो इसमें जो कह रहे हैं, द सेकेंड, वेयर इज दैट पेपर, या दिस वन। तो इसमें जो कह रहे हैं सुंग, मौर्य, कुषाण और कण्व, तो सबसे पहले क्या आएंगे, सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी आएगी, देन सुंग आएगी, उसके बाद है कण्व, और सबसे एंड में यहाँ पे कुषाण देखने को मिलेंगे। सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी 2, 1, 4 एंड 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कौन सी जो बुक है वो तुलसीदास ने नहीं लिखी है। विनय पत्रिका, गीतावली, साहित्य लहरी और कवितावली। तो ये भी हमने डिस्कस किया है, ये आप देखो बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था भक्ति मूवमेंट के टाइम पे, जो कि एक डेमो लेक्चर था समग्र बैच का ही। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कवर किए थे भक्ति मूवमेंट के ऊपर। ये ऑलमोस्ट अराउंड 80 या 90 सवाल हैं जो भी हैं, बट उसमें ये क्वेश्चन भी था सूर सागर क्या है, और ये CDS का क्वेश्चन था 2015 का। तो सूर सागर क्या है, ये पोएटिक वर्क है सूरदास जी का, नाम से भी समझ आ रहा है। और सूर सागर के अलावा सूरदास जी ने और भी 2 फेमस बुक्स लिखी हैं। पहली है सूर सरावली, जो कि एक पोयम है, रासलीला को डिस्क्राइब करती हैं, और दूसरी है साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी जो है कलेक्शन है डिवोशनल एंड फिलोसॉफिकल वर्सेस का, जो कि भक्ति एंड डिवाइन लव के थीम की बात करता है। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है भक्ति मूवमेंट वाली, तो बहुत आसानी से आपको ये याद होगा, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया था इस पर। मैंने आपको कहा था इसे कभी मत भूलिएगा साहित्य लहरी को, और भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो साहित्य लहरी जो है ये सूरदास जी ने लिखी है। बाकी के जो बुक है विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली, ये तुलसीदास जी ने लिखी हैं। अगला देखिए, काबुली बाग मॉस्क है, देन 2.5 दिन का झोपड़ा है, इलाहाबाद फोर्ट है, और इत्मादुल्ला का मकबरा है। तो काबुली बाग मस्क की बात करें तो ये किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, नहीं। नूरजहाँ के साथ, ये भी गलत है। अकबर के साथ नहीं, बाबर के साथ है। तो ए जाएगा 4 के साथ, 2 ऑप्शन हमारे हट जाते हैं। देन 2.5 दिन का झोपड़ा आप जानते हो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, तो बी 1 के साथ जाएगा, और दोनों में ही 1 है। देन इसके बाद इलाहाबाद फोर्ट है और इत्मादुल्ला का मकबरा है। तो इलाहाबाद फोर्ट अकबर ने बनवाया है, तो इस तरह से आंसर निकल के आ गया। देन इत्मादुल्ला का जो मकबरा है ये नूरजहाँ से जुड़ा हुआ है। तो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में जो पूछे जाते हैं खास तौर से। देखिए, पहली बात तो आपको ये यहाँ पे याद रखनी है कि जो काबुली बाग मस्क है ये पानीपत में है, ठीक है, हरियाणा में, और ये बाबर ने बनवाया है। और ये 1527 में इन्होंने बनवाया था, जब पानीपत के पहले बैटल में इनकी जीत हो गई। उसके बाद तो इब्राहिम लोदी को हरा करके जब पानीपत का पहला बैटल इन्होंने जीत लिया, तो इसी खुशी में काबुली बाग मॉस्क जो है ये बनवाया। देन इसके बाद इलाहाबाद जो फोर्ट है इसे अकबर फोर्ट कहते हैं या प्रयागराज फोर्ट कहते हैं। ये एक फेमस मुगल एरा का आर्किटेक्चरल फोर्ट है, जो कि अकबर ने 1583 में बनाया, 1583 में, ठीक है, और ये लोकेटेड है प्रयागराज में। देन जो टॉम्ब है एतामुद्दौला का, ये भी समझ लीजिए, इसे ताज के ही सीक्वल के रूप में देखा जाता है, और 17th सेंचुरी का ये मुगल मैसूलम है, और ये आगरा में है, ठीक है, आगरा में है। इसे कमीशन करवाया था नूरजहाँ ने, अपने फादर के लिए कमीशन करवाया था नूरजहाँ ने, फॉर हर फादर, नाम था उनका मिर्ज़ा गियास बेग, ठीक है। तो उन्हीं का टॉम्ब है ये, और फर्स्ट मुगल मोनूमेंट है जो एंटायरली वाइट मार्बल का बना था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, ये बात बिल्कुल सच है। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने कलकत्ता क्रॉनिकल, ये गलत है। देखिए, हिकी ने जो पहला न्यूज़पेपर निकाला था 1780 में, है ना, और इसका नाम था द बंगाल गजट नाम था, ना कि कलकत्ता क्रॉनिकल। तो इस हिसाब से जो सेकंड है वही गलत है। बाकी रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ज्योतिराव फुले जी सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं, जो कि बहुत ही अहम काम करता है महाराष्ट्र में, खास तौर से कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने में, या उनके रिलेटेड इनका योगदान होता है। और इन्होंने जो बुक लिखी है आप जानते हो, गुलामगिरी है, बहुत ही फेमस बुक है नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, फादर और सन की जोड़ी आपको मिलानी है, ठीक है। बाबर है, अकबर है, शाहजहाँ है और जहांगीर है, ये 4 नाम हैं। तो आप पहले ट्राई करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करें बाबर की, तो बाबर के 4 बेटे थे। पहले का नाम था हुमायूं, दूसरे का नाम था कामरान मिर्ज़ा, तीसरे हैं हिंदल मिर्ज़ा, हिंदल कहते हैं, और जो चौथे हैं अस्करी, ठीक है, अस्करी मिर्ज़ा इनका नाम होता है। तो इस तरह से ये 4 बेटे हैं इनके। और बाबर का अगर हम नाम देखें तो इन्होंने हुमायूं तो दिया नहीं है सेकेंड लिस्ट में,
बट कामरान दिया है, तो ए जाएगा 3 के साथ। तो ये 2 हट गए। देन इसके बाद अकबर है, तो अकबर की बात करें, अकबर के जो सन हैं उनमें ख़ास तौर से नाम आता है किनका? सलीम का, यानी जहांगीर का। जहांगीर का ही नाम है सलीम, है ना। अनारकली और सलीम आपने सुना होगा। देन शाहजहाँ की बात करें तो देखिए शाहजहाँ के जो बेटे हैं उनमें कौन कौन है, ये तो पूरा इनका वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है। एक तो औरंगजेब है, इसके अलावा दारा सिको हैं जो कि बड़े भाई औरंगजेब के, दारा सिको जो कि बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन माने जाते हैं। इन्होंने सिर्र अकबर लिखा है, यानी उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। काफ़ी रिलीजियसली टॉलरेंट पर्सन थे। देन इसके बाद शाह सूजा हैं और मुराद बख्श है, ठीक है। 4 भाई है और इन्हीं में लड़ाई होती है और पूरा प्रॉपर धर्मत का युद्ध चलता है, सामूगढ़ का युद्ध चलता है। तो इस हिसाब से शाहजहाँ के बेटे में किनका नाम है? खुसरो दिया इन्होंने, कामरान दिया है, मुराद दिया है, और ये 3 बच रहे हैं ना। इस 3 में से कौन है? मुराद है, देखिए, है ना। तो ये जो सी है वो 4 के साथ जाएगा। देन जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के सन का नाम कौन कौन है देख लेते हैं। तो जहांगीर के बेटे एक तो शाहजहाँ है, इसके अलावा खुसरो है, खुसरो मिर्ज़ा नाम था। देन शहरयार हैं, ठीक है। ये 3 ही फेमस है मेन तो खुसरो दिया होगा आई गेस इन्होंने। हाँ भाई, जो थोड़ा कम फेमस है उनका नाम दे दिया, तो ये डी जाएगा 2 के साथ। तो ये 1 3 4 और 2, 1 3 4 2। अच्छा, सबसे पहले क्या है? 3 है, उसके बाद 3 के बाद 1 है, 3 1 4 2। तो ये सही मैच है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं कि उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाता है 1938 के त्रिपुरी सेशन में। दूसरा ये कि वो होम इंटर्नमेंट यानी होम प्रिजनमेंट उन्हें दे दिया जाता है और उनसे वो स्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं 1941 में। और 1943 के 21 अक्टूबर को इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करा, यानी गठित किया सिंगापुर में। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसके बेस पे आपको आंसर करना है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कांग्रेस सेशन की, तो जो 1938 है इसमें कांग्रेस सेशन होता है हरिपुरा में। हरिपुरा है गुजरात में, सूरत के पास है। तो ये ध्यान रखिए पहली चीज़, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं। दूसरी चीज़ तो ये कि जो 1938 में सेशन होता है, उसके बाद 1 साल के बाद जब 1939 में सेशन होता है, तो ये सेशन होता है त्रिपुरी में, ठीक है। त्रिपुरी जबलपुर के पास है, मध्य प्रदेश में। अब याद रखने वाली, समझने वाली बात यह है कि इन दोनों ही सेशन में जीत होती है सुभाष चंद्र बोस की। तो पहली बार जब 1938 में वो जीत होती है, 1938 में हरिपुरा में सेशन में, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। हरिपुरा सेशन में एक प्रस्ताव भी इनफैक्ट पारित होता है और सुभाष चंद्र बोस जी के अनुसार जो स्वतंत्रता की मांग है वो 6 महीने के अंदर ब्रिटिशर से ले लेनी है। अल्टीमेटम दे दिया था उन्होंने, और अगर ब्रिटिश सरकार ये अल्टीमेटम नहीं मानेगी तो कंप्लीट कांग्रेस नेशनल लेवल पे स्ट्रगल को स्टार्ट करेंगे। ये मेजर क्रक्स था उस पर्टिकुलर अधिवेशन का। लेकिन आप जानते हो क्या होगा इसका कंक्लूजन। तो गांधी जी ने इस बात का विरोध किया, या यूं कहें समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये अल्टीमेटम इतनी जल्दी हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, अहिंसा के आधार पर हमें चलना है, सत्याग्रह के आधार पर चलना है। और जो हरिपुरा सेशन में ये बात रखी गई कि अंग्रेज़ों को 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अल्टीमेटम के अंदर सारी चीज़ें फाइनलाइज कर देनी है, इस चीज़ का अगर विरोध वो करते हैं, यानी अंग्रेज इस बात को नहीं मानते हैं, तो हम पूर्ण स्वराज को आगे बढ़ाएंगे, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये तो हिंसक हो जाएगा, और इस तरह से ये बात आगे नहीं बढ़ पाती है। देन इसके बाद क्या होता है, जब 1939 में होता है ना त्रिपुरी में सेशन, तो बात काफ़ी बिगड़ जाती है। मीन्स जो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो चुनाव होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। त्रिपुरी वाला जो सेशन रहता है, जनवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस में फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का डिसीजन ले लिया, और गांधी जी की तरफ से जो उम्मीदवार थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया जी थे। तो गांधी जी ने ये कहा कि मेरे बिहाफ में ये अध्यक्ष के पद पे रहेंगे। तो इन दोनों के बीच जब इलेक्शन होता है, या यूं कहें कि वोटिंग होती है, तो 1377 और इन्हें मिलता है, यानी पट्टाभी जी को, और 1580 इतने वोट्स मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। तो थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की जीत होती है। लेकिन गांधी जी ने यह कहा, गांधी जी इस बात को पर्सनल ले लेते हैं और कहते हैं कि जो पट्टाभी की हार है वो मेरी पर्सनल हार है, ठीक है। ये एक्चुअल स्टेटमेंट था गांधी जी का, और इस हिसाब से चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं, क्योंकि उसके बाद तो रिजाइन कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी।
तो यहाँ जिन्होंने कहा ना कि 1938 में प्रेसिडेंट बनते हैं त्रिपुरी के, ये गलत है, 39 होगा ये। और पहला अगर गलत है तो आप आंसर निकाल सकते हो, आंसर ए होगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 1941 में एस्केप कर जाते हैं और 43 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रख लीजिए। 1941 में क्या होता है, ये मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से, आप जानते हो कि सुभाष चंद्र बोस जी अपने नाम को काफ़ी चेंज करते हैं और इनका रूट होता है, देखिए कलकत्ता में इन्हें होम इंटरमेंट दे दिया जाता है, तो वहाँ से ये पेशावर जाते हैं, देन इसके बाद अफगानिस्तान जाते हैं, फिर ये रसिया होते हुए, सोवियत यूनियन होते हुए फाइनली जर्मनी जाते हैं, है ना, हिटलर से मिलने, और इस तरह से एक्सिस की हेल्प लेते हैं टू लिबरेट इंडिया। बाकी तीसरा अगर आप देखो तो इसमें जो कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये भी सही है। अर्ज़ हुकूमत आज़ाद हिंद यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के नाम से ये रखा जाता है, और उसी टाइम पे नेताजी के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं ये। और सिंगापुर में इस्टेब्लिश होता है, जापान की सपोर्ट ली जाती है, और जो कंट्रीज़ हैं जापान, जर्मनी, जो उस टाइम पे एक्सिस में थी, एक्सिस पावर्स थी, उन्होंने रिकग्नाइज़ करा इस चीज़ को। तो बाकी दोनों सही हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये जो सेशन है ना 1938 में जो हुआ था सूरत में, ये इतना पॉपुलर हो गया उस टाइम पे, मतलब नेक्स्ट लेवल की पॉपुलैरिटी थी सुभाष चंद्र बोस जी की 38-39 के आसपास में। और आप साउथ इंडिया में देखोगे ये चीज़ बहुत पॉपुलर भी हुई बाद में। बहुत सारे जो लोग उस टाइम पे जन्म ले रहे थे, जो बच्चे जन्म ले रहे थे, उनका नाम डायरेक्टली सुभाष चंद्र बोस, देन उसके बाद उसे टाइटल के रूप में एसोसिएट किया जा रहा था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और जितने भी बड़े लेवल के लोग हैं वो भी इस बात से बहुत ही अचंभित थे कि ये तो अलग ही लेवल की पॉपुलैरिटी है। और जो सेशन होता था उनमें बहुत कम लोग आते थे, यूजुअली आते थे, मतलब उनका जो नंबर है वो 10 गुना बढ़ गया था जब ये सेशन को लीड किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने तब। और इस तरह से जो पॉपुलैरिटी है वो बरकरार रहती है। 2 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी को सुनने के लिए जमा होते हैं। आप इमेजिन करो 2 लाख कितना बड़ा नंबर है। और उस टाइम पे जहाँ पे तो सोशल मीडिया तो छोड़ो, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे आम जनता तक खबर पहुँचे कि क्या हो रहा है देश के दूसरे हिस्सों में। और ख़ास तौर से किसान सभाओं को, यूनियन वगैरह जो आए थे, उन्होंने भी बहुत ध्यान से समझा सुभाष चंद्र बोस जी की बातों को। अगला देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, यानी काल क्रम के अनुसार से सही लगाना है। पहला कह रहा है राजा नंद कुमार को जो डेथ सेंटेंस दी जाती है। दूसरा सालबाई की संधि यानी टीटी ऑफ सालबाई। तीसरा वांडीवास का युद्ध। और चौथा टीपू सुल्तान की मृत्यु यानी डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। पहला जो कह रहे हैं डेथ सेंटेंस ऑफ राजा नंद कुमार, ये होता है 1775 में। सालबाई ये तो मैंने आपको याद करवा दिया था, मैराथन लेक्चर हमने लिया था, है ना, सालबाई के ऊपर। ये आप देखो 1 शॉर्ट लेक्चर 4-5 दिन पहले जो हमने डिस्कस किया था, तो इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी और कई बार मैंने आपको बताया था सालबाई की संधि के बारे में। तो 1782 में ये होती है। देन इसके बाद ट्रीटी ऑफ वांडीवास 1760 में एंड डेथ ऑफ टीपू सुल्तान 1799। अब देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं राजा नंद कुमार जी के बारे में। पहला, ये हुगली के फौजदार थे उस टाइम पे और बाद में ये इंडियन ऑफिशियल बन जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बेसिकली काम कर रहे होते हैं। 1775 में क्या होता है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स थे। हेस्टिंग्स पर ये आरोप लगाते हैं कि ये ब्राइबिंग कर रहे हैं, तो इससे हेस्टिंग्स को गुस्सा आता है, एम्बेरसमेंट फील होता है, और उस टाइम पे वो हायर पोजीशन में भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उल्टा इन पे फोर्जरी के चार्जेस लगा देते हैं कि इन्होंने डॉक्यूमेंट की फोर्जरी करी है, बॉन्ड की फोर्जरी करी है, यानी जालसाजी करी है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट नया इस्टेब्लिश होता है कलकत्ता में 1773 में, है ना। 2 ही साल हुए हैं, आप देखो, है ना, 2 ही साल हुए हैं। 1773 में इस्टेब्लिश हुआ है। एलिजा एम्पे जज थे, चीफ जस्टिस थे, नाम था एलिजा एम्पे, आपने पढ़ा होगा। और ये हेस्टिंग्स के क्लोज फ्रेंड थे। अब आप समझ लो क्या हुआ होगा, इसी वजह से इसे फर्स्ट जुडिशियल कस्टडी डेथ कहते हैं। तो ट्रायल चलता है इनके खिलाफ, और फोर्जरी उस टाइम पे कैपिटल ऑफेंस माना जाता है अंडर ब्रिटिश लॉ। इंडियन लॉ में ये कैपिटल ऑफेंस नहीं था, ब्रिटिश लॉ में कैपिटल ऑफेंस था। तो पेटिशन दायर करते हैं, अपील दायर करते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात इनकी नहीं मानी जाती है। नंद कुमार वाज कॉन्विक्टेड एंड हैंग्ड ऑन 1775 एट कलकत्ता। तो इस हिसाब से पहला आएगा। देन इसके बाद सबसे पहले कौन आएगा, बैटल ऑफ वांडीवास आना चाहिए। देन 1 आएगा, फिर 2 है, फिर 4 है, 3, 1, 2, 4। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ट्रीटी ऑफ सालबाई आप जानती हो, सालबाई की संधि 1782 में होती है। वांडीवास ये वही जो हम लोग खासतौर से कार्नेटिक वॉर देखते हैं उस टाइम पीरियड का है। और टीपू सुल्तान की डेथ होती है 1799 में। सो दैट्स इट, रेलेवेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।